Hello, dear aspirants. Welcome to the Polity Desk. एक ऐसा डेस्क जहां पर आप सभी को आज के बाद से मैं एक पहल की शुरुआत करने जा रहा हूं, जहां एक एनसीईआरटी बैच को स्टार्ट किया जा रहा है। और मेरा एक मिशन है इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने का। मेरा ये मिशन है कि बहुत समय से मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंडिया में बहुत वाइड स्केल पे जो है बच्चे पढ़ते हैं जिस सब्जेक्ट को। और खासकर के यूपीएससी के प्रिपरेशन में ये सब्जेक्ट एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में, वो और साथ ही में अगर हम कॉलेजेस की बात कर लें, जो बच्चे पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, या फिर स्कूल लेवल पे भी इनफैक्ट अगर हम बात करें, तो ये बहुत बहुत वाइड स्प्रेड सब्जेक्ट है जिसको पढ़ा जाता है। और यूपीएससी प्रिपरेशन जो है, वो मैं ये मानता हूं कि मुझे जितने भी साल हो गए हैं, करीब करीब 6 इयर्स हो गए हैं मुझे इनटू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड यूपीएससी प्रिपरेशन। और मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिकल साइंस जो एक सब्जेक्ट है, या फिर अगर हम बात करें जनरल यूपीएससी प्रिपरेशन की, तो जो यूपीएससी प्रिपरेशन है वो एक माउंट एवरेस्ट चढ़ने बराबर है। और माउंट एवरेस्ट हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन चढ़ने की शुरुआत तो एक स्टेप से होती है ना। और देखा ही जाता है कि वो स्टेप कैसे रखना है, कहां से स्टार्ट करना है, ये समझ में नहीं आता है। और मैं इसीलिए एक एनसीईआरटी बैच लेकर के आया हूं। एनसीईआरटी बैच में मैं फाउंडेशन लेवल से यूपीएससी की प्रिपरेशन में पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से इस बैच को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें हमारा एक मिशन रहेगा, जिस मिशन में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से, और आगे आगे फिर इंडियन पॉलिटी हो गया फॉर जीएस पेपर 2 एंड पॉलिटिकल साइंस फॉर ऑप्शनल, उस तक पहुंचेंगे। लेकिन शुरुआत हम भी वैसे ही कर रहे हैं जैसे एक माउंट एवरेस्ट को चढ़ने की शुरुआत एक फर्स्ट स्टेप से होती है, तो वैसे ही हम एक फर्स्ट स्टेप लेने जा रहे हैं। तो मेरी टारगेट ऑडियंस है जिनके लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, वो कोई भी हो सकते हैं। या तो जिन्होंने, ऐसा भी मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि प्रिपरेशन करते हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन बेस अब तक क्लियर नहीं। ठीक है, जरूरी ये नहीं है कि आपको ये पता हो कि आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 12 क्या है, पार्ट 3 क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, डीपीएसपीस क्या है। जरूरी ये नहीं है पता होना, जरूरी कुछ बेसिक चीजें हैं। मैं मानता हूं कि जब से यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में एलिमिनेशन टेक्निक को खत्म किया गया है, चाहे एलिमिनेशन टेक्निक काम करती थी चाहे नहीं करती थी, चाहे करंट अफेयर्स डोमिनेटेड पेपर होता है या चाहे बेसिक पेपर होता है, सब में जो फाउंडेशन स्टडी है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज विदाउट द फाउंडेशन स्टडी आप एक आंसर को या तो तुक्का मार के सॉल्व कर सकते हो, और या फिर केवल रोट लर्निंग के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो। रोट लर्निंग आपको हो सकता है एक बार को कि प्रीलिम्स क्लियर करवा दे, बट मेंस में आंसर राइटिंग में सबसे बड़ी दिक्कत आएगी। और एनसीईआरटी जो है वो ऐसी नहीं है कि कहीं भी जो है वो किताब बना दी गई है। एनसीईआरटी पूरे देश में पढ़ी जाती हैं, हमारे देश का बेस है एनसीईआरटी। और खास करके पॉलिटिकल साइंस का, जहां पर आप कुछ बहुत बेसिक बातों को समझते हो, जहां पर आपको बहुत ज्यादा बेसिक से समझाया जाता है। हाँ, उतना नहीं कि 6 से मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, 6 से करने की शायद मुझे जरूरत भी नहीं लगती है। तो ये एनसीईआरटी बैच की शुरुआत करने हम जा रहे हैं, जिसमें ये कुछ 5 मेजर एनसीईआरटीज है। और मैं ये मानता हूं, अच्छा मुझे एक बात और बतानी थी कि देखो, एक एक और मिशन है, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है, तो मैं जरा एक बार अपने मिशन के बारे में भी और थोड़ा सा बताता हूँ। एक बहुत 1 मिनट लूंगा बस आपका। देखो, ऐसा है कि पॉलिटिकल साइंस इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आपको केवल रूट लर्निंग नहीं करनी है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और तब उन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना है अपने अंडरस्टैंडिंग में और अपने आंसर सॉल्विंग में। बट ऐसा हो गया है कि हमारे देश में एक बहुत दिक्कत वाली बात हो गई है। वो ये हो गई है कि पॉलिटिकल साइंस जैसा सब्जेक्ट एक इतना ज्यादा मोनोपोलाइज्ड हो गया है कि अगर आपको
पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से शुरुआत करनी है या फिर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको कुछ चुनिंदा शहरों में जाना पड़ेगा, बहुत हेफ्टी अमाउंट पे करना पड़ेगा और बेसिकली क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है ये सब और हर एक इंसान हमारे देश में इस चीज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। मेरा मिशन ये है, सरकार राइट टू एजुकेशन बेशक 14 इयर्स तक दे, बट क्यों ना हम सामने आए, क्यों ना हम आकर के इस गैप को, जो एक लाइफ लॉन्ग एजुकेशन का जो एक प्रोसेस है या फिर एक हायर स्टडीज पे जो एजुकेशन का एक्सेस बहुत लिमिटेड है, क्यों ना इसको जो है ब्रॉड करें, क्यों ना हम ही कुछ पहल ऐसी करें जिसमें कि हम जो है इस जो राइट टू एजुकेशन है इसको क्यों ना सिटीजन क्यों नहीं इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। क्या राइट्स जो है वो हम नहीं एक्सपैंड कर सकते हैं सभी के लिए? क्या हम अपने बिहाफ पे कंटेंट को अवेलेबल नहीं करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? मेरा ये मानना है कि मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, आप इस बैच को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसी एक पहल को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा हम टाइम नहीं ज़ाया करेंगे इस चीज़ों में। बहुत मिनिमलिस्ट रहने वाली हैं प्रेजेंटेशंस, बहुत आपको कंसाइज़ नोट्स मिलने वाले हैं, ठीक है? आई कैन गारंटी यू कुछ मिस नहीं होने दूँगा, कोई कॉन्सेप्ट को बिना क्लियर करे आगे नहीं बढ़ूँगा। प्लीज मुझे टाइम के लिए आप रेस्ट्रिक्ट नहीं करना कि भाई एक वीडियो है बहुत लंबी हो रही है या बहुत छोटी हो गई है। मैं नहीं प्रैक्टिकल इन चीजों पे, मतलब इन चीजों की प्रैक्टिकलिटी पे मैं नहीं बिलीव करता। मतलब मुझे जब तक समझ लग रहा है कि मुझे अब बच्चे नहीं समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट को, मैं तब तक समझाऊंगा ना उस कॉन्सेप्ट को, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। तो ये कुछ 5 किताबें हैं, दीज आर द 5 बुक्स, जो बुक्स मैं मानता हूं कि अगर आप इनको रिगरसली, इनके एक एक कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं, तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है सिलेबस की, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की जो कि प्रीलिम्स एग्जाम में भी आते हैं, और डायरेक्टली लाइन आ जाती है इन किताबों से, बहुत डायरेक्ट लाइंस। मतलब ये किताबें आप ये समझ लीजिए कि एक बेस है। एक 6th किताब और है जो कि पॉलिटिकल थ्योरी की किताब है क्लास 11th की, उसको मैं एक्चुअली यहाँ पर मिस हो गया, उसको ऐड करना, एक वो भी किताब है। तो ये 6 किताबें हो गई, ठीक है। तो दिस वन इज द बुक ऑफ क्लास 9। तो ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 है। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं इसमें कि डेमोक्रेसी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन कैसा होता है। बच्चों को मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मेंस एग्जाम तक भी बच्चे, मैंने खुद देखा है कि स्टूडेंट्स आर रीचिंग टिल मेंस, राइटिंग द मेंस पेपर, they really, you won't believe that they really don't know about the actual functioning of the legislature at central as well as the state level। तो अच्छे से क्लियर किया, एक बार पढ़े तो कोई इसको। कई बार बहुत मतलब नहीं मन करता है, इतनी कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है कि हम बैठ करके सभी एनसीईआरटीज को बार बार पढ़े, रिवाइज करें। दे रहा हूँ ना, नोट्स दे रहा हूँ, आपको मिलेंगे सभी इन द फॉर्म ऑफ पीपीटीज या फिर पीडीएफ के फॉर्म में भी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से आपके पास सब अवेलेबल होगा, बस प्लीज बेयर विद मी। फर्स्ट बुक इज दी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, और देन द सेकंड बुक फॉर क्लास 10th इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2। अच्छा, एक डिबेट है कि ओल्ड वर्सेस, जो कुछ पढ़ लो, कोई कॉन्सेप्ट कहीं अलग नहीं है। यहां से हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ये लाइन जो है ये फैक्ट पूछा जाएगा, हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है। ऑल्दो पूछा जाता है फैक्ट, डायरेक्टली पूछा जाता है, बट हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो हमारा मेन मोटिव है यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और ओल्ड हो चाहे न्यू हो, भाई कॉन्सेप्ट तो सारे वही हैं, कॉन्सेप्ट में थोड़ी ना कुछ अलग है, कॉन्सेप्ट कुछ अलग नहीं है। सेकंड बुक इज दी बुक फॉर क्लास 10 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, and third book is Indian Constitution at Work, very interesting book, and fourth book is the book of political theory। तो ये भी क्लास 11th की बुक है। अच्छा, इस बुक को हम रेफर कर सकते हैं नॉट जस्ट फॉर पॉलिटिकल साइंस बट फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑल्सो, तो ये उसके लिए भी बहुत रिलेवेंट है। अच्छा, और ये बुक मैं ये कहूंगा कि हम ये नहीं कह सकते प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा है ये रिलेवेंट, प्रीलिम्स के लिए नहीं है। और ये बेसिकली जीएस पेपर 2
जो कि आपका जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पार्ट है उसके लिए बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मैं नहीं मानता कि मार्केट में कोई भी स्टडी मटेरियल अब तक नहीं अवेलेबल है जो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप कर पाएगा। चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो जो है रीजनल एस्पिरेशंस की बात हो, चाहे वो सॉरी ये तो रीजनल एस्पिरेशन नहीं, वो तो रीजनल एस्पिरेशंस इसमें है, बट चाहे वो कोल्ड वॉर की बात हो या फिर आप ये मान के चलो कि भाई कैसे जो है वो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत बहुत बेटर, बहुत बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है ये, ठीक है। तो इसको इसलिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने तो खैर कहा ही है कि आपको सभी कुछ कवर करवाऊंगा, ठीक है। बट थोड़ा सा हो सकता है कि आगे पीछे थोड़ा सा 2-4 दिन एक्स्ट्रा लगे, 2-4 दिन जल्दी हो जाए, वो हो सकता है, बट आई कैन गारंटी यू कि मैं करवाऊंगा सब कुछ, डोंट वरी। तो अच्छा, हम बात करते हैं कि ये बेसिकली किसके लिए ज्यादा जरूरी है। तो इसमें जो आपके प्रीलिम्स में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि करीब करीब 12 से 15 क्वेश्चन जो है, 12 से 15% जो पेपर है आपका, वो हम हमारे लिए वो सॉल्व करना, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्टली जो है वो एनसीईआरटी से आएगा, बट वो हमारे लिए सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो सकता है कि अगर हम इन सारी एनसीईआरटी को कवर कर लें। और 3-4 क्वेश्चन तो मान के चलो, 2017 के पेपर में तो इवन 7 क्वेश्चन तक जो है वो डायरेक्ट आए थे एनसीईआरटी से, 9 to 12 की एनसीईआरटी से। तो हम जो है मतलब कवर करेंगे इनको और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ 4-5 क्वेश्चन जो है वो आएंगे, डायरेक्ट आएंगे, एकदम लाइन से आएंगे, बिल्कुल इनकी लाइन से, ठीक है। इसीलिए जो है समझेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, ये हम ना एक बार सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। तो सिलेबस को एक बार देखेंगे और समझेंगे एक बार कि सिलेबस क्या है। दिस इज द सिलेबस फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, तो इसीलिए हम जो है इसमें देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो जो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला जो पार्ट है ना, ये एनसीईआरटीज की जो बैच है, ये हम बेसिकली इस वाले टॉपिक को टारगेट करके चल रहे हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, अभी देखना आप, जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा 9th क्लास की पॉलिटी का, तो तब आपको पता चलेगा कितने अच्छी तरीके से समझाया गया है कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, क्या काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या नहीं होता है, मतलब बहुत बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। अच्छा, फिर पॉलिटिकल सिस्टम्स, ये भी सब समझाए गए हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, बहुत बहुत अच्छी अच्छी लाइन्स हैं, आप मेंस एग्जाम में लिख के तो देखो एक बार भाई, बहुत बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प होगी, ठीक है। अच्छा, फिर पब्लिक पॉलिसी का खैर उतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं है एनसीईआरटीज में, बट हाँ, राइट्स इश्यूज, कई सारे जो राइट्स इश्यूज हैं कि भाई पॉजिटिव कैसे होते हैं राइट्स, नेगेटिव कैसे होते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव एक्शन की बात आती है, इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, तो उन सभी चीजों की जो है यहाँ पे बात की गई है एनसीईआरटीज में, ठीक है। तो हम मेजरली इसी को टारगेट करके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कुछ हम देख लेते हैं कि कौन से बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जिनका हम इस बैच के ओवर होने तक ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं हम मतलब ये टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हम देख लेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स और प्रियम्बल क्या है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ये भी समझाया गया है, क्लास 9th में ही समझाया गया है। अच्छा, फिर फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज, ठीक है। तो ये क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी वाली किताब है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, सॉरी, उसमें बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। फिर डीपीएसपी क्या होते हैं उसी किताब में, ठीक है। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर, सीएम, पार्लियामेंट, कुछ ये टॉपिक्स बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। जुडिशरी पूछा जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या है, लैंडमार्क कुछ जजमेंट्स हो गए, ठीक है। गोलकनाथ केस हो गया, केशवानंद भारती केस हो गया, इंदिरा साहनी केस हो गया, ये सभी केसेस की बात होती है इसमें, ठीक है। फिर कुछ लोकल गवर्नेंस में क्या इश्यूज आते हैं, ठीक है, उसमें रिजर्वेशन का क्या इशू है, वुमेन के रिप्रेजेंटेशन का क्या इशू है, ठीक है। तो लोकल लेवल पे वुमेन को रिप्रेजेंटेशन दी गई है, बट फिर भी जो है वो पावर एक्चुअली वुमेन के हाथ में नहीं है। कई ऐसे केसेस आते हैं न्यूज में जहां पर ओथ जो है वो एक्चुअली ऑन पेपर तो, क्योंकि वो सीट जो है वुमेन के कोटे में आई थी, बट उसमें जो ओथ ले रहे हैं वो उनके हस्बैंड है, ठीक है। आज भी बहुत पुरानी बात नहीं है, तो कैसे वो सब इश्यूज हैं उनको कैसे टैकल किया जाए, इन सभी की हम बात करेंगे। इलेक्शन होते कैसे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इवन यूपीएससी, ठीक है। तो ये सब कैसे जो है वो मतलब हमारे देश में वर्क कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ करंट अफेयर रिलेटेड गवर्नेंस इश्यूज, तो मैं टाइम टू टाइम जो है बीच बीच में वीडियोस बनाता रहूंगा, जब भी मुझे कोई बहुत इंटरेस्टिंग या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कोई इशू दिखेगा कि करंट अफेयर्स में चल रहा है ये, बट मैंने कवर नहीं किया है, तो वो मैं डेफिनेटली उसमें जो है वो शॉर्ट वीडियोस में कवर कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे इसकी वेटेज। तो पॉलिटिकल साइंस टॉपिक्स जो है वो आपके, अच्छा, वो पॉलिटिकल साइंस टॉपिक जो है वो आपके जनरल स्टडीज पेपर तो है ही खैर,
GS2 जो है वो आपका जनरल स्टडीज का सेकंड पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, पॉलिटिकल साइंस। बट साथ में 2 एंड 4 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको कहीं लगेगा कई बार कि 4 के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो 4 के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ उसमें कई सारी ना केस स्टडीज आती हैं। जो केस स्टडीज होती हैं उनमें कई सारे जो केस स्टडीज होती हैं वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इश्यूज को लेके होती हैं। एक बार समझ जाते हैं हम तो वो केस स्टडी सॉल्व करनी बहुत ईजी हो जाती है। तो हम ये नहीं कहेंगे बहुत डायरेक्ट वेटेज है इसमें पॉलिटिकल साइंस की केस स्टडीज में, एथिक्स पेपर में, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में, बट यस वेटेज है फिर भी काफी, है ना, मतलब बहुत ईजी हो जाता है फिर वो सॉल्व करने पॉलिटिकल इश्यूज को एक बार पॉलिटिकल साइंस की अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाती है। ठीक है। अच्छा, और ऑप्शनल तो जो कोई लेता है तो उसके लिए तो फिर है ही, खैर ऑप्शनल में भी। अच्छा, पेपर 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास 12 वाली किताब है, ठीक है। पॉलिटी की जो है वो आपकी क्लास 11 की जो डायरेक्ट एक पूरी किताब है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है। अच्छा, फिर गवर्नेंस के इश्यूज भी जो है वो हर किताब में ऑलमोस्ट डिस्कस किए गए हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। फिर एक वेटेज हम ये देख सकते हैं कि 250 नंबर का जो जीएस पेपर 2 होता है, करीब करीब 100-125 नंबर जो है वो आपके इससे कवर हो जाते हैं पॉलिटी से, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी और आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में इतना टॉपिक जो है वो सब कवर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो चलो अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये कुछ मेंस का के कुछ टॉपिक्स है, ठीक है। जस्ट एक बार थोड़ा सा मतलब आप सुनो, इसलिए मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, तो आप अगर सुन भी लोगे तो कई बार हम कई बार जो चीजों को सुनते हैं वो अपने आप याद हो जाती है। तो मैं जस्ट बोलूंगा, ये आप सुनते रहना, ठीक है। तो कई बार रिमाइंड हो जाती है ना वो कि अभी आप मतलब मान लो पढ़ भी रहे हो अभी आप, ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हो, आपका मन किया एक यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं, आपको मेरी वीडियो दिखाई दे गई। अब आप ये टॉपिक सुन लोगे एक बार मेरे मुंह से तो आपकी दोबारा से माइंड में रिवाइज हो जाएंगे वो टॉपिक्स, ठीक है। तो इसलिए टॉपिक सुन लो ये, ठीक है। अच्छा, तो जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हिस्टोरिकली कैसे डेवलप हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसकी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स क्या है, इवोल्यूशन कैसे हुआ, फीचर्स क्या है, अमेंडमेंट्स क्या है, और सिग्निफिकेंट प्रोविजंस क्या है, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर तो आपका केशवानंद भारती केस के बाद ही जो है वो ऐड हुआ है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? अच्छा, यूनियन और स्टेट की फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, ठीक है, क्योंकि हमने फेडरलिज्म अपनाया और फेडरलिज्म का एक जो है बेसिक पार्टी होता है कि डिवीजन ऑफ पावर, है ना। तो डिवीजन ऑफ पावर में पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। लोकल को हम नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि लोकल के पास में लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है, ठीक है, उनके पास लॉ मेकिंग पावर्स नहीं है, ठीक है। तो सेंटर और यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो है वो कैसे पावर डिवाइडेड है, क्या क्या इश्यूज आते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या इशू है, कॉन्फ्लिक्टिंग क्या क्या इश्यूज हैं, ठीक है, जीएसटी को लेकर के क्या इश्यूज हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। मतलब सेंटर कई बार ये बोलता है भाई तुम इमरजेंसी, स्टेट बोलते हैं इमरजेंसी लगाते हो तुम, ठीक है, सेंटर बोलता है नहीं इमरजेंसी जरूरी है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। बट फिर ये सब कुछ इश्यूज हैं, बहुत बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है, सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है भाई, फेडरल स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ पावर से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। डिवोल्यूशन ऑफ पावर, एक तो डेलीगेशन ऑफ पावर होती है और एक डिवोल्यूशन ऑफ पावर होती है, ठीक है। तो दोनों को समझेंगे, ठीक है। डिवोल्यूशन कैसे हमने जो है वो अपर लेवल से टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाई है जिसमें कि हमने पावर को जो है वो डिवॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फाइनेंस उसको लेकर के कि लोकल लेवल पे कई इश्यूज है फाइनेंसेस के, ठीक है, फाइनेंस प्रॉपर नहीं है, जो है वो भी करप्शन है, ठीक है। तो लोकल लेवल पे जो है वो फाइनेंसेस प्रॉपर नहीं है, एक तो ये देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो चैलेंजेस देयर इन, अच्छा, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो देखो दो चीजें हैं, सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों के बीच में पावर सेपरेटेड है, बट इतना भी ज्यादा सेपरेशन नहीं है, कर सकते हैं, बिकॉज फिर जो है वो एक कोई भी विंग जो है वो अपना एक कोई भी ऑर्गन अपना ज्यादा पावर, आर्बिट्ररी पावर जो है वो यूज करने लगेगा। अच्छा, तो इसमें हमने क्या किया हुआ है फिर कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाई हुई है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेरियन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। तो हम कैसे देंगे वो सब, है ना, सब देखेंगे हम, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बाकी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सेक्युलरिज्म के ऊपर कि कैसे फ्रांस का सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो डिफरेंट है, कैसे वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट है, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंट है इंडिया वाला, है ना, मतलब इंटरवीन कर सकते हैं जहां पर जरूरत होगी, बट वहां है स्ट्रिक्ट, कोई मतलब नहीं है, कुछ करो रिलीजन से लेके, तभी तो उनमें हिम्मत हो जाती है। इंडियन का, इंडियन फ्लैग को जो है वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर जो है, सेक्युलरिज्म के नाम पर जो है वो कुछ भी करते हैं, ठीक है, कनाडा में हो गया या बाकी जगह पे हो गया। तो वो कैसे क्यों टॉलरेट कर रहे हैं वो, क्योंकि वहां का थोड़ा मॉडल वैसा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही सही है, बहुत गलत है, बहुत गंदी चीज है, बट है वहां का मॉडल ऐसा है, ठीक है। वही मॉडल हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो देखो पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के फंक्शंस हो गए, स्ट्रक्चर कैसा हो गया, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, इलेक्शन कैसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पावर एंड प्रिविलेज क्या है, मेंबर्स की प्रिविलेज क्या है, ठीक है, तो कलेक्टिव प्रिविलेज क्या है, सब देखेंगे हम, है ना। एमपीज की प्रिविलेज क्या है, तो ये सब स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी कैसे काम करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मींस द गवर्नमेंट, है ना, तो गवर्नमेंट और जुडिशरी दोनों के
कुछ रिलेशन है कि नहीं है, कैसे अगर मान के चलो कि जज कोई ऐसे काम कर रहे हैं जो मतलब फिर क्या कोई कुछ नहीं बोल सकता उनको इंडिपेंडेंस के नाम पे? नहीं बोल सकते हैं, इम्पीचमेंट है ना? तो वही देखेंगे फिर इसमें, ठीक है? अच्छा, तो फिर मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स कैसे प्रेशराइज़ कर रहे हैं? भई जो गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनना चाहते हैं बट फिर भी गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम प्रेशराइज़ करना चाहते हैं, तो कैसे काम करते हैं वो? ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप्स को देखेंगे फिर हम इसमें। अच्छा, तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस कई बार भई 100, 50, 500 700 लोग जो है वो एक किसी भी ऑर्गनाइजेशन के मिल करके एक साथ धरना प्रदर्शन कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? है ना? रामलीला मैदान, ठीक है? तो क्या काम का है रामलीला मैदान? वहाँ यही होता है, ठीक है? तो रामलीला तो साल में एक ही बार, लेकिन वहाँ पे जो है धरने डेली, ठीक है? तो ऑटो रिक्शा के पीछे हमेशा बोर्ड दिख जाएँगे आपको, चलो दिल्ली, चलो रामलीला, है ना? वो सब। तो पूछा जाता है कि मेंस में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? जीएस पेपर 3 में। वैसे इकोनॉमी से रिलेटेड है बट आया हुआ है उसमें कि मतलब कैसे जो है वो तरीके बदल गए हैं फार्मर्स के प्रोटेस्ट करने के। वही शायद मेरे ख्याल में 2022 में आया था, 21 में आया था, आई डोंट रिमेंबर दैट। बट ये आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और उसी साल जो है फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है? सब जो है दूसरी-दूसरी चीजें पढ़ रहे थे, इश्यूज पढ़ रहे थे, एमएसपी पढ़ रहे थे, लॉज पढ़ रहे थे। क्वेश्चन कहाँ से आ गया? तरीके, क्या तरीके अपनाए गए, ठीक है? तो ये सब बातें हैं, ये सब देखेंगे, ठीक है? अच्छा, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन आरपीए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीए से क्वेश्चन आता है, ठीक है? या तो किस 2 साल की सजा हो जाएगी तो क्या मेंबर रह पाएँगे, नहीं रह पाएँगे? क्या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ रहा है तो उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? आरपीए 51 तो आते हैं क्वेश्चंस इससे बहुत सारे, ठीक है? अच्छा, अगला देखते हैं, ठीक है? तो फिर ये आपका सिलेबस हो गया जिसमें अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यूपीएससी में अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कितनी एज लिमिट होती है, क्या क्राइटेरिया होती है, सिलेक्शन कमेटी में कौन-कौन होते हैं, ठीक है? पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, रिस्पांसिबिलिटीज क्या है सभी की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मैंडेट क्या है, मतलब उनको करना क्या है, ठीक है? उनके प्राइम रिस्पांसिबिलिटी क्या है? यूपीएससी से क्वेश्चन आ जाता है कि यूपीएससी कौन से वाले जो मतलब कौन से ग्रुप के जो पोस्ट हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती और अगर मान लो कोई पोस्ट ऐड करनी है यूपीएससी क्योंकि बहुत एग्जाम होते रहते हैं, मेडिकल को लेके भी बड़े एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी में, तो कौन से ऐसे बेसिकली पोस्ट हैं जिनके लिए यूपीएससी हमेशा रेडी होनी चाहिए। अगर गवर्नर लिख के दे दे तो कि भाई करो इसके लिए रिक्रूटमेंट, क्या कर सकते गवर्नर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वही पढ़ेंगे सब, ठीक है? स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी जिनका काम जुडिशियल नहीं होता, जो प्योरली जुडिशरी का पार्ट नहीं है, बट जिनका काम कुछ-कुछ रिलेटेड टू थोड़ा-सा जुडिशरी है, एजुडिकेशन का काम है जिनका, ठीक है? जैसे कैट हो गया, ठीक है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है? तो कैट हो गया, फिर आपका एनजीटी हो गया, ठीक है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इन सब का काम क्या है? प्योरली जुडिशियल नहीं है। क्यों प्योरली जुडिशियल नहीं है? क्योंकि कैट जो है वो कैट के अंदर कई एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स का भी होना जरूरी है, क्योंकि देखो जजेस कैन नॉट नो एवरी स्पेशलाइज्ड थिंग्स। जजेस को जो है वो बेसिकली एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता हो सकता ना, तो इसलिए जो एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट है उनका ऐड होना जरूरी है। तो अब जब एक बॉडी होगी जिसमें केवल जुडिशियल मेंबर्स नहीं है, उसको कैसे प्योरली जुडिशियल बॉडी बोल देंगे हम, है ना? उसको तो प्योरली जुडिशियल नहीं बोल सकते, तो उसको तो हमें क्वासी जुडिशियल बोलना होगा। तो दो क्वासी जुडिशियल बॉडीज, ठीक है? फिर आगे आपकी कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कैसे गवर्नमेंट जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी इन सभी सेक्टर्स में इंटरवीन करती है, ठीक है? कैसे इन सेक्टर्स को अपलिफ्टमेंट करने का काम है गवर्नमेंट का, कैसे गवर्नमेंट वो रोल प्ले कर रही है, ठीक है? उन सभी को देखेंगे। फिर कुछ वल्नरेबल स्कीम सॉरी वेलफेयर स्कीम देखेंगे फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जो सेंटर और स्टेट दोनों चलाते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स कौन सी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कौन सी है, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है? और ये स्कीम्स काम कैसे कर रही है, मैकेनिज्म, लॉ, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज constituted for the प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शंस। बहुत, एक तो मेरी बात सुनो, नोटिफिकेशन में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि यूपीएससी ये चाहता है कि जो विमेन है उनकी हायर जॉब्स में जिनके लिए रिक्रूटमेंट हो रही है, तो उनके लिए जो है वो इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन हो, वेन विमेन इक्विटेबल हो, ठीक है? तो इसीलिए यूपीएससी का एक बहुत फेवरेट टॉपिक है विमेन, ठीक है? तो विमेन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर हम आगे देखते हैं क्या है आगे। तो issues relating to development and management of social sector, services related to health education, human resources, ठीक है? तो ये सब भी एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है? इन सभी टॉपिक्स पे भी कि भाई हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम्स आ रही हैं गवर्नमेंट की, ठीक है? क्या क्या सर्विसेज
लॉन्च कर रही है, आईसीडीएस क्या है, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, तो इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स काम करते हैं, आंगनवाड़ी सेटअप होते हैं, तो ये सब हम देखेंगे, ठीक है, ये सब में आगे बढ़ेंगे। जब पॉवर्टी और हंगर एक देश का सबसे बड़ा मुद्दा और देश की सबसे बड़ी एक सबसे टफेस्ट एग्जाम में भी पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, गवर्नेंस हो गया, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, क्या आप अकाउंटेबल हो, क्या आप आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो, करते करते आज आप पढ़ाई नहीं कर पाए, तो कल को आपने ये बोल दिया, अरे तो आप लोग शोर कर रहे थे दूसरे रूम में, ठीक है, मुझे ना डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है, मुझे कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो आपने क्या किया, अपने अपनी अकाउंटेबिलिटी जो है, आपको जो काम था, आपका जो काम दिया गया था आपका, पास ऑन कर दी। क्या ऐसा होता है? यस, डेफिनेटली होता है, हरी सभी कर रहे हैं ना, कहीं भी चले जाओ बाहर, यहाँ जो है नॉर्थ कैंपस चले जाओ, नॉर्थ कैंपस इतनी इंपॉर्टेंट जगह जहां पर देश का फ्यूचर जो है जहां पर थ्राइव कर रहा है, ठीक है, और वहां का रोड देखो एक बार जाके क्या हाल है, ठीक है, तो कौन है अकाउंटेबल? कोई नहीं, वही अकाउंटेबिलिटी पढ़ेंगे, क्या अकाउंटेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे इंश्योर किया जाए अकाउंटेबिलिटी, सब देखेंगे, ठीक है। ई गवर्नेंस, न्यूली कमिंग थिंग, ठीक है, और न्यूली नहीं, वैसे तो बहुत टाइम हो गया अभी, बट हाँ अभी आजकल तो और एआई आ गया है, ठीक है, तो बहुत चीजें हो रही है, ठीक है, इनकी क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या मॉडल्स है, कैसे सक्सेस हो रहा है, क्या क्या लिमिटेशंस है, इनकी क्या पोटेंशियल्स है, ठीक है, तो सिटीजन चार्टर क्या है, ठीक है, सिटीजन्स को अवेयर कराने के लिए ये दिस इज द मैंडेट कि एक चार्टर जो है वो बनाया जाएगा, तो उसका क्या प्रोविजन है, कौन रखता है, क्या होता है चार्टर में, सब देखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशंस एंड अदर मेजर्स, ठीक है, फिर रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, सिविल सर्विसेज क्या काम करती है, क्या ब्यूरोक्रेट्स कहना सही है सिविल सर्विस, सिविल सर्वेंट्स को? ब्यूरोक्रेट्स मतलब क्या है, देखेंगे, ठीक है, क्यों ब्यूरोक्रेट्स नहीं बोलना चाहिए, क्यों ब्यूरोक्रेट्स बोलने से थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए, क्यों जो है वो सिविल सर्वेंट्स हम कह सकते हैं, ठीक है, पीपल सर्वेंट। अच्छा, तो इंडिया के नेबर्स के साथ क्या रिलेशन है, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है, म्यांमार भी कह लो, ठीक है, तो या तो नेबर्स या एक्सटेंडेड नेबर्स, सबके साथ कैसे रिलेशंस हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बायलैटरल, ये आपका आईआर का पार्ट आ गया। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, एक बार 12th वाली एनसीईआरटी जब पढ़ाऊंगा ना तब पता चलेगा आप लोगों को, बहुत बहुत अच्छी इंसाइट दी हुई है उसने कि कैसे हमारे, मैं बता रहा हूँ, मुझे दिखा देना, कमेंट सेक्शन में बताना एक बार कि कौन सी आपको आज तक वो किताब मिल पाई है, या कौन से आपको नोट्स मिल पाए हैं कि येलो, पिंक, रेड, ग्रीन, ब्लू बुक्स कौन सी मिली है आपको, जहां पर एनसीईआरटी जितना बेहतरीन तरीके से समझाया गया है कि कैसे इंडिया, श्रीलंका, नेपाल के साथ में हमारी टाइज हैं, कैसे वहां पे स्ट्रगल्स हुई, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे, क्या इतनी क्राइसिस थे, बताना मुझे एक बार, ठीक है, मुझे पता लगा कि कौन से ऐसे नोट्स है जिन्होंने उससे अच्छी तरह समझा दिया है एनसीईआरटी से, ठीक है। फिर रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स हो गई, कुछ एक बायलैटरल ग्रुपिंग्स होती है दो के बीच में, फिर मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स होती हैं, ठीक है, फिर रीजनल ग्रुपिंग के पर्टिकुलर रीजन, या तो यूरोप या आशिया, साउथ एशिया, ठीक है, या फिर आपका मिडल ईस्ट, तो कुछ ग्रुपिंग्स होती हैं, ठीक है, तो वो ग्रुपिंग्स के बारे में बात करेंगे, वो कैसे फिर इंडिया के इंटरेस्ट, सबसे इंडिया के लिए प्राइम क्या है, इंडिया के लिए नेशनल इंटरेस्ट, पाल्मरस्टन्स डिक्टम भी देखना क्या होता है, पाल्मरस्टन्स डिक्टम मतलब नेशनल इंटरेस्ट शुड बी द फोरमोस्ट प्रायोरिटी फॉर एनी कंट्री, ठीक है, तो डिक्टम दे दिया है पाल्मरस्टन ने कि भाई नेशनल इंटरेस्ट, उसके अलावा कुछ नहीं, समझ गए। अच्छा, उसके बाद में देखोगे आप इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ, ठीक है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, यूएन की स्पेशलाइज एजेंसीज क्या रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है, बनाएंगे इस पे वीडियो, बनाएंगे इस पे अलग से वीडियो, ठीक है। अच्छा, हाँ, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका मैंडेट क्या है, ये सब, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में अगला देखते हैं, तो सिलेबस फॉर मेंस एग्जामिनेशन, जीएस पेपर 4 एंड ऑप्शनल। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, तो जैसे अगर आप देखोगे तो जीएस पेपर 4 में, तो जीएस पेपर 4 की अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 4 में जो आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है, उसमें भी पॉलिटिकल रिलेटेड केस स्टडीज का बहुत वेटेज। आप उसमें कभी पेपर उठाना और देखना कि उसमें जो केस स्टडीज है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूछ लिया गया है कि आर्टिकल जो है 14 का क्या आप समझाओ भाई, आर्टिकल 14, या कि केस दे दिया आर्टिकल 14 से रिलेटेड, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट कई ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज जो है वहां पे दे दिए जाते हैं, ठीक है, कई ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज है वहां पे, ठीक है। अच्छा, फिर एनसीईआरटी जो है एक फाउंडेशन है आपके पॉलिटिकल साइंस पीएसआईआर ऑप्शनल का, समझो इस बात को, आप जो है पीएसआईआर ऑप्शनल स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले इस चीज को इंश्योर कर लो कि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए, आपको कम से कम ये पता हो कि डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है, केवल अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन इज नॉट ओनली डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज फार अहेड देन दैट, ठीक है। क्या है डेमोक्रेसी समझाऊंगा, सेकंड चैप्टर वाली वीडियो देखना क्लास 9 की, देयर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि डेमोक्रेसी इज फार बियॉन्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, केवल गवर्नमेंट का फॉर्म नहीं है डेमोक्रेसी, समझना पड़ेगा पहले,
ठीक है, पीएसआईआर स्टार्ट करने से पहले कम से कम समझो इस चीज को कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, खाली पेपर में लिखना होता है राइट्स, खाली संविधान में लिखे हुए राइट्स बहुत है, या उनको एनफोर्स करने का भी कोई तरीका है? क्या होते हैं राइट्स, क्या इश्यूज है रिलेटेड टू राइट्स? ठीक है, आप एक रेड लाइट पे खड़े हुए हो, रेड लाइट पे आपकी जो है रेड लाइट ग्रीन हो गई है, ठीक है, लेकिन साइड वाला फिर भी आ गया है, तो क्या करोगे? देखते हैं कैसे जो है सामने वाला लेकर के आ रहा है, क्या दिखा रहे हो वहां पे? अपना राइट दिखा रहे हो क्या? वो राइट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है आपको? तो कितने टाइप के राइट्स होते हैं? क्या केवल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं? नहीं, अदर राइट भी होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल राइट्स भी कुछ होते हैं, बात करेंगे हम क्लास 11 की पॉलिटिकल थ्योरी वाली किताब में। तो व्हाट आर नेचुरल राइट्स? ह्यूमन राइट्स। भाई हर चीज तो केवल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी होती, तो ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं हम उनकी बात करेंगे फिर, ठीक है। तो राइट्स हो गया, लिबर्टी हो गई, ठीक है। छोड़ दिया जाएगा आप लोगों को सब ऐसे ही एकदम जो करना है करो? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे भाई, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो लिबर्टी क्या है ना, फ्रीडम क्या है? क्या फ्रीडम और लिबर्टी सेम है? नहीं, सेम नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो दोनों में हम डिफरेंस पढ़ेंगे, क्या वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है। थॉट प्रोसेस क्या होते हैं, कुछ थ्योरीज जो दी गई हैं, ठीक है, एंशिएंट ग्रीक से लेकर के आज तक, ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म की क्या थ्योरीज है, सब देखेंगे पॉलिटिकल में। ये मत सोचना हिस्ट्री का पार्ट है, नो, दैट्स नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, दैट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। हम सब पढ़ेंगे। अब आप थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या मैं बैच पॉलिटी के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑप्शनल के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, जीएस के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। हम बैच को फिर आगे चल के बाइफरकेट करेंगे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप, अगर आप जीएस पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप एथिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए प्योरली पूरी वीडियोस नहीं, केवल अगर एथिक्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए कुछ सेलेक्टिव वीडियोस, ठीक है। तो उसकी एक प्लेलिस्ट में है, आगे चल के जैसे जैसे वीडियो बनेगी मैं अलग कर दूंगा उसकी प्लेलिस्ट, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप पीएसआईआर के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जो है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जस्ट एक अवेयर सिटीजन बनना चाहते हैं, या फिर जस्ट आप एक ये चाहते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि भाई पॉलिटिकल साइंस कैसे पढ़ाई जा रही है हमारे देश में, उसके लिए भी आप रेफर कर सकते हैं इस वीडियोस को, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखेंगे इस बैच का मेन पर्पस, कि इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किस पर्पस के लिए करना है या कैसे करना है। सो दिस इज बेसिकली टू गिव यू द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। इस बैच का मेन पर्पस है कंसेप्ट क्लियर करना। मैं ये इंश्योर करूंगा कि एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाए। दूसरा है बिकॉज दिस इज अ फाउंडेशन बैच रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफरेंट पॉलिटिकल थ्योरीज। आंसर राइटिंग में आपकी डेफिनेटली हेल्प होगी, बिकॉज एनसीईआरटी की लाइंस आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में, एनसीईआरटी को यूज कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में। मैं भी सिखाऊंगा आपको ये काम कैसे करना है। और फिर करंट अफेयर्स, बिकॉज पीएसआईआर में सभी सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट कुछ बेसिक थ्योरेटिकल वाले पोर्शंस को छोड़ के, या फिर आप बात कर लो जीएस पेपर 2 की, प्लस आप बात कर लो प्रिलिमिनरी एग्जाम, सब में जो कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स की भी जरूरत है, उसकी भी जरूरत आपको, उसकी भी आपकी जरूरत जो है वो बीच बीच में वीडियोस डाल के, मैं अभी देखता हूँ डेली का तो मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ अभी, बट हाँ उसका जो है बीच बीच में वीडियोस कुछ डाल करके जो है करंट अफेयर्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा इस बैच के साथ, ठीक है। तो ये कुछ मेन पर्पस है, ठीक है, मेरे इस बैच को स्टार्ट करने के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। डेफिनेटली आप जाइए चैनल पर और आप देखिए कि उसमें मैंने जो है वो अगली वीडियोस भी अपलोड कर दी है। तो आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि नीचे जो है या तो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, एक डॉक्स के फॉर्म की लिंक मिलेगी। तो उस डॉक्स के फॉर्म को आप फिल करके अपनी क्वेरीज को जो है उसमें पोस्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शनल है कि आपको जो है उसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है या नहीं डालना है। अगर आप उसमें चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर भी डालना तो, और अगर डाउट मुझे आपकी क्वेरी बहुत जेन्युइन लगी तो मैं डेफिनेटली आई रीच आउट टू यू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आई होप कि आप ये टाइम बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज हुआ आपका, और आपको एक इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत मिला ही नया, आपका रिवीजन हुआ, या तो आपने सिलेबस जो है दोबारा देखा, या आपको मेरे चैनल मेरे मिशन के बारे में पता चला। आई होप कि आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे और आपको जो है काफी अच्छी इंसाइट्स मिलेगी मेरे कोर्स से। थैंक यू सो मच। प्लीज जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दीजिए। थैंक यू सो मच।